हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि आज संडे है और संडे को तो वैसे भी अपना हम मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हमारा मॉडल पेपर ही चल रहा है। कल की क्लास में हमने मॉडल पेपर नंबर 7 के एक पार्ट को डिस्कस किया था। आज हमें उसी का दूसरा पार्ट डिस्कस करना है। यानी कि कल की क्लास में हमने 65 क्वेश्चन देखे थे। बचे हुए जो हमारे 60 क्वेश्चन हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। कल के जो आपके क्वेश्चन थे, वो आपके ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आपको याद करना था। तो उम्मीद है कि जो नया चीज़ आपको मिला होगा, आपने उसे कहीं न कहीं नोट डाउन किया होगा। पुरानी चीज़ों को आप रिवाइज़ करते हुए चल रहे होंगे। आप में से जिन्होंने भी अभी तक पुरानी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, अगर नहीं देखी हैं तो उनको रिवाइज़ करते हुए चलिए। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा ये मॉडल पेपर नंबर 7 जब समाप्त हो जाएगा, कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने फिजियोलॉजी के टॉपिक को, श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र आपका एक लेंदी टॉपिक है, जो कि आई थिंक 1 वीक तो आपका चलेगा ही चलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने पिछली बार नहीं डिस्कस किया था, उनको इस बार डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो उसके बाद फिर आपका मॉडल पेपर होगा, चाहे हमें संडे में मॉडल पेपर करना पड़े या फिर अगले मंडे को करना पड़े, ठीक? तब तक आप सब चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए चलिए। उम्मीद है कल की क्लासेस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ में, ठीक? चलिए, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 65 पर। हमें 66 नंबर से क्वेश्चन डिस्कस करना था, तो हम एक बार देख लेते हैं हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन था क्या, ठीक? आई थिंक ये आपका 64, 65 लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध हमारे कौन-कौन से खाद्य पदार्थ हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। जिसमें आपका फैटी फिश आया था, मस्टर्ड सीड आया था, अखरोट आया था, यानी कि ये तीनों ही आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध थे, ठीक? आज हमें जो डिस्कस करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 66 से। बताना है आपको पेप्टाइड बंध उपस्थित होते हैं। पेप्टाइड बंध कहाँ उपस्थित होते हैं? क्या ये प्रोटीन में पाए जाते हैं? क्या ये कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं? क्या वसा में पाए जाते हैं या फिर इन तीनों में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे बॉन्ड तो पाए जाते हैं, लेकिन ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये किस में पाया जाता है? तो आपका ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड आपका प्रोटीन में पाया जाता है। आप लगे हाथ हमें ये बता दीजिए कि ईस्टर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? ईस्टर बॉन्ड जो होता है, वो किस में पाया जाता है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 67 पर। कपड़े की सतह पर रंग लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये जो हम कपड़ों की सतह पर रंग लगाते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते क्या हैं? प्रिंटिंग कहते हैं, वीविंग कहते हैं, नीटिंग कहते हैं या फिर ड्राइंग कहते हैं। तो जो कपड़े की सतह पर रंग लगाने की प्रक्रिया होती है, अभी यहाँ पर तो आपका ये डाइंग तो है नहीं, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आपका डाइंग दिया होता, तो शायद आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती थी। बट ध्यान रखिएगा, कपड़े की सतह पर जो हम रंग लगाते हैं, वो प्रक्रिया आपकी प्रिंटिंग की कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया आपकी प्रिंटिंग की कहलाती है, ठीक? वीविंग तो आप जानते ही हैं कि बुनाई की प्रक्रिया होती है, जो कि हम करघे पर करते हैं, ठीक? नीटिंग नीटिंग ये जो आप सिलाई वगैरह से करते हैं, ये आपका नीटिंग होता है। नीटिंग में आपको 1 धागे की आवश्यकता होती है, जबकि वीविंग में आपको 2 धागे की आवश्यकता होती है। बाकी ड्राइंग के बारे में आप सभी को तो पता ही पता है, ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। डर्मेटाइटिस किस विटामिन की कमी से होता है? क्या ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन बी5 की कमी से होता है या फिर विटामिन के की कमी से होता है?
आप कहेंगे विटामिन ए की कमी से हमारे आँखों से संबंधित समस्याएँ देखने को मिलती हैं, जिसमें प्राथमिक लक्षण हमारा क्या होता है? जिसमें प्राथमिक लक्षण हमारा रतौंधी आता है। रतौंधी के बाद इसमें आपकी कंडीशन खराब होती चली जाती है। इसी में आपको व्हाइट आउट स्पॉट वगैरह देखने को मिलते हैं, केरेटोमैलेशिया, ग्लूकोमा, ये सारी स्थिति आपको देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे आँखों की खराब होती कंडीशन होती है। विटामिन सी, विटामिन सी आपका स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, इसका मुख्य काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करने में, ठीक? अगर हम बात करते हैं डर्मेटाइटिस की, तो ये विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन बी की फैमिली बड़ी है, मुख्य तौर पर हम 8 विटामिन की बात करते हैं विटामिन बी में, उनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? कह रहा है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? आपको कुछ परिभाषाएं ध्यान रखनी होती हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। तो मेन तौर पर जो छोटी छोटी होती हैं परिभाषाएं, ये हमसे बार बार पूछी जाती हैं। तो जितनी भी छोटी परिभाषाएं आपको मिलती हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखते हुए चला करिए। बात करते हैं अगर विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, तो ये कथन किसका है? क्या ये स्टेनले हॉल का है? क्या ये हरलॉक का है? या फिर पियाजे का है? या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कथन कहा गया है, ये जो परिभाषा दी गई है, ये हरलॉक के द्वारा दी गई है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। किशोरावस्था एक नया जन्म है। ये भी एक परिभाषा ही है आपकी। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? क्या ये स्टेनले हॉल का है? क्या ये आपके हरलॉक का है? या फिर ये आपके पियाजे का है? या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं किशोरावस्था, तो मैक्सिमम टाइम आपके जो किशोरावस्था से संबंधित पॉइंट होते हैं, वो उसमें आपके सबसे पहले नाम स्टेनले हॉल का ही देखने को आपको मिलता है। तो जैसे आपसे पूछा जाता है, आप ज़रा हमें ये बताइए कि किशोरावस्था को तनाव और तूफ़ान का काल किसने कहा है? ठीक? तो किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका है? तो ये भी स्टेनले हॉल का ही कथन है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है जब लाल, हरा और नीला प्रकाश समान रूप से मिलाया जाता है, तो कौन सा रंग देखा जाता है? जब आप लाल, हरा और नीला तीनों कलर को एक साथ मिलाते हैं, यानी कि प्रकाश की बात हो रही है। तीनों प्रकाश को एक साथ मिलाते हैं तो आपको कौन-सा रंग देखने को मिलता है? सफ़ेद, लाल, हरा या फिर नीला? तो आप कहेंगे तब हमें सफ़ेद कलर देखने को मिलता है। कौन-कौन से कलर मिलाते हैं? लाल, हरा और नीला। ये तीनों कलर मिलाने पर आपको सफ़ेद रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना है। जो भ्रामक विज्ञापन निकाले जाते हैं, इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितना जुर्माना रखा गया है? 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का या फिर 1 करोड़ का? तो आप कहेंगे कि विज्ञापन भ्रामक जो जारी करते हैं, उनके लिए जो आपका जुर्माना रखा गया है, वो 10 लाख का रखा गया है। अगर कोई भ्रामक विज्ञापन फैलाता है, तो उसके लिए उसको 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आधिकारिक भाषा है। ये जो हमारा डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ का आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश है, फ्रेंच है, अरेबिक है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो आप कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है हमारा, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है,
इसकी ये तीनों ही आधिकारिक भाषाएँ हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो या फिर अरेबिक हो। ये तीनों की तीनों भाषाएँ आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन की आधिकारिक भाषा हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी। अगर हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 7 अप्रैल 1950 से ये दिवस हम मना रहे हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। आयोडीन की कमी से होने वाला लक्षण है। अगर किसी में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो कौन से सिम्पटम आपको देखने को मिलते हैं? क्या क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है? हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है? मानसिक दुर्बलता देखने को मिलती है या फिर ये सब देखने को मिलता है? आप कहेंगे आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे हम घेंघा कहते हैं। घेंघा ये आपका आयोडीन की कमी से होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में देखा जाता है। जबकि हम बात करते हैं जब माँ गर्भावस्था के दौरान माँ के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, तो बच्चा ऐसी स्थिति में क्रेटिनिज्म से ग्रसित हो जाता है। क्रेटिनिज्म से ग्रसित हो जाता है और अगर ये बच्चों के अलावा बड़ों में ये रोग होता है तो उसे हम मिक्सिडिमा के नाम से जानते हैं। ठीक? बाकी अगर इसके लक्षणों की बात करेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं हाइपो और हाइपर का कॉन्सेप्ट। हाइपो का मतलब होता है किसी भी चीज़ की घटी हुई मात्रा, हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बढ़ी हुई मात्रा, है ना? बाकी मानसिक दुर्बलता भी आपको देखने को मिलती है, वृद्धि मंदन भी देखने को मिलता है, बौनापन भी देखने को मिलता है। तो ये कई लक्षण थे इसमें, जिसमें से 3 हमने यहाँ पर लिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। किशोर मनोविज्ञान के पिता हैं, कौन हैं? पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, स्टेनले हॉल हैं या फिर हरलॉक हैं? तो आप कहेंगे कि किशोर मनोविज्ञान के जो पिता कहलाते हैं, वो आपके स्टेनले हॉल महोदय कहलाते हैं। ज़रा इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। क्या मतलब अगर एक 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी आंसर नहीं देता है। क्या हम रीज़न जान सकते हैं? मतलब अगर मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पूछूँ, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं? या आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं? मतलब आपके अंदर इतनी आलस है कि आप थोड़ा-सा टाइपिंग में समय नहीं दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको चीज़ों को रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। अगर आप कमेंट करना ही नहीं चाहते हैं, तो अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पर। भारत में मुद्रण सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, गोवा में हुआ या फिर आंध्र प्रदेश में हुआ? तो आप कहेंगे ये जो मुद्रण सर्वप्रथम भारत में जो मुद्रण का कौन-सा क्षेत्र था? तो वो आपका गोवा था। क्या था? वो आपका गोवा था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इनमें से कौन-सा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है? क्या अल्फा लिनोलेनिक एसिड है? या लिनोलेनिक एसिड है या फिर एराकिडोनिक एसिड है या फिर ये तीनों हैं। तो आप कहेंगे कि जब हम बात करेंगे किसकी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो उसमें ये तीनों आ जाते हैं आपके अल्फा लिनोलेनिक, वाई लिनोलेनिक और आपके आर्किडोनिक। ये तीनों के तीनों आपके इसी में आते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पर। शरीर में लोहे के अवशोषण के जाने-माने बढ़ावक हैं। कहने का मतलब है कि आपके शरीर में लोहे के अवशोषण को बढ़ाने वाले तत्व कौन-कौन से हैं? क्या फॉलिक एसिड है? क्या स्कॉर्बिक एसिड है? क्या आपका दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आप कहेंगे जब हम लोहे के बढ़ाने या लोहे के अवशोषण में जो सहायक हमारे तत्व हैं, उनमें आपका फोलिक एसिड और साथ ही साथ स्कॉर्बिक एसिड भी आता है। स्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की बात हो रही है। ज़रा आप हमें ये बताएँगे कि फॉलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी की ही फैमिली है। अब आप हमें बताइए कि ये कौन-सी विटामिन बी की फैमिली है? ठीक?
बाकी इसका राइट आंसर आपका हो गया उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 79। आहार में लोहे की जैव उपलब्धता को बढ़ाने वाला तत्व है। आहार में लोहे की जैव उपलब्धता को बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? क्या पशु जगत से प्राप्त एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे ये दोनों ही हैं, चाहे स्कॉर्बिक एसिड हो या फिर आपका पशु जगत से प्राप्त होने वाला एसिड हो, ये दोनों ही आहार में लौह की जैव उपलब्धता बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा है लार में पानी की मात्रा होती है। लार में पानी की मात्रा कितनी होती है? 95%, 96%, 99.27% या फिर 100% पानी ही होता है। आप कहेंगे कि लार में पानी की जो मात्रा होती है वो 99.27% होती है। लगे हाथ आप हमें ये बता दीजिए कि यूरिन में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है। ये भी एक आपका कथन ही है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे क्या? प्रसार शिक्षा स्कूल से बाहर दी जाने वाली व्यवस्था है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जिसमें प्रौढ़ या युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। मतलब हम प्रसार शिक्षा जो है वो स्कूल से बाहर तो देते हैं, लेकिन इसमें जो प्रौढ़ और युवा होते हैं, वो अपना चीज़ों को करके सीखते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है या ये कथन किसका है? क्या ओपी दाहामा का है? ग्रास कैंडल का है? एंस मिंजर का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे कि प्रसार शिक्षा में ये जो मतलब परिभाषा दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये आपके एंसमिंजर के द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक? किसके द्वारा? एंसमिंजर के द्वारा दी गई है। और इनकी एक और परिभाषा आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रसार विधियों की तुलना आपके रिंच, हथौड़े इन सब से किसने की है? तो नाम इन्हीं का आएगा, डॉक्टर एंसमिंजर। इन्होंने ही तुलना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या कह रहा है? अब यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन अंडों से संबंधित मिलने वाले हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है अंडे का पीला हिस्सा है, क्या है? क्या यolk है? कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्बुमिन है या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको पता है अंडे में एक पीला हिस्सा होता है, एक सफ़ेद हिस्सा होता है। तो जो अंडे का पीला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? यॉक कहते हैं या उसमें यॉक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। अंडे का सफेद हिस्सा है, क्या वो यॉक है? तो आप कहेंगे ये तो अभी-अभी हमने देखा था, पीला हिस्सा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो आपका ऊपरी परत होता है। बचा क्या? आपका एल्बुमिन। तो अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो एल्बुमिन होता है। आई होप कि आपने अंडे की क्लास, चावल की क्लास, दूध की क्लास, दाल की क्लास, सोयाबीन की क्लास, ये सारी क्लासेस आपने ली होंगी। हमने एक-एक टॉपिक, चाहे वो आपका गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, फलियाँ हों, इन सारे कल आपके सारे क्लासेस ले रखे हैं। हमने साथ में सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। तो उम्मीद है कि ये बहुत टाइम हो गए हैं पढ़े, तो एक बार आप चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होंगे। देखिए, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने हाल-फिलहाल में पढ़ी है। हाल-फिलहाल में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हमारा होम मैनेजमेंट हो गया, हमारा सीडी का पोर्शन हो गया, हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अभी हमने हाल-फिलहाल में रिवाइज़ की हैं। लेकिन जो हमारा न्यूट्रिशन साइंस है, न्यूट्रिशन साइंस को हमने सिर्फ़ एक ही बार पढ़ा है और ये मैक्सिमम आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी होंगी तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी। जैसे दूध का टॉपिक हो गया, सोयाबीन हो गया, बाकी जो भी चीज़ें हमने आपको फलियाँ वग़ैरह बताई, सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक? 5 आपके 5, 2, 7, 7 फ़ोल्डर हैं। अगर आप एक-एक फ़ोल्डर पे एक-एक हफ़्ते का समय देंगे, तो भी आप चीज़ों को आसानी से रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या कह रहा है? अंडे का योक जो कि पीला हिस्सा होता है, किस विटामिन से समृद्ध है? क्या विटामिन बी है, सी है, विटामिन ए है या फिर विटामिन के है?
आपको ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं अंडे के पीले भाग में, तो ये किससे समृद्ध होता है? तो ये आपका विटामिन ए से समृद्ध होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अंडे का बाहरी भाग बना होता है यॉक से, कैल्शियम कार्बोनेट से, एल्बुमिन से या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें पता है ना कि अभी-अभी हमने आपको बताया कि जो पीला हिस्सा है वो यॉक है, सफ़ेद हिस्सा एल्बुमिन है, जो बाहरी हिस्सा बना होता है वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, राइट? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पर। बच्चे में सेल्फ इमेज का विकास होता है, कैसे? पारिवारिक समर्थन से, सामाजिक संपर्क से, शैक्षिक अनुभव से या फिर इन सभी से। तो बच्चे में सेल्फ इमेज का विकास कैसे होता है? इन सभी के द्वारा होता है। यानी कि उसे पारिवारिक समर्थन मिला हो, सामाजिक संपर्क से, शैक्षिक अनुभव से, इन तीनों के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। गढ़वाली और कुमाऊँनी पारंपरिक वस्त्र का संबंध है। गढ़वाली, ध्यान रखिएगा इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ है तो थोड़ा कहीं न कहीं इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। जो गढ़वाली है और जो कुमाऊँनी है, इन पारंपरिक वस्त्रों का संबंध कहाँ से है? आपने बिहार, आपने पंजाब, ये यहाँ दोनों के जो पारंपरिक वस्त्र हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो जो ये गढ़वाली और कुमाऊँनी है, ये आपके कहाँ की है? उत्तराखंड की पारंपरिक वस्त्र है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। अबाका। अबाका रेशे का मुख्य उपयोग होता है कहाँ पर? क्या कपड़े बनाने में हम उपयोग करते हैं? गद्दा बनाने में हम उपयोग करते हैं? फर्नीचर बनाने में उपयोग करते हैं या फिर कागज़ के उत्पादन में उपयोग करते हैं? तो देखिए, ये जो हमारा अबाका हो गया, मनीला हो गया, हमारा रेमी हो गया, इन सब से हम कपड़े वगैरह नहीं बनाते हैं। कपड़े बनाने के लिए मुख्य तौर पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लिनन का, कपास का। इन दोनों का अगर प्राकृतिक जगह में बात किया जाए, प्राकृतिक में भी वानस्पतिक की हम बात कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों से कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है अबाका की, तो अबाका का जो मुख्य उपयोग होता है, वो आपके कागज़ उत्पादन में किया जाता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। कौन-सा पौधा आधारित रेशा कभी-कभी घास का कपड़ा कहलाता है? क्या हम अबाका को कहते हैं, मनीला को कहते हैं, रेमी को कहते हैं या फिर हेम्प को कहते हैं? तो जो हमारा कभी-कभी जो हमारा रेशा होता है उसे हम घास का कपड़ा कह देते हैं, तो वो आपका यही रेमी होता है। रेमी को ही हम चाइना ग्रास के नाम से जानते हैं। बाकी आपको पता है कि इन सब से हम कपड़ा-वपड़ा नहीं बनाते हैं। कपड़ा बनाने के लिए जो मुख्य तौर पर वानस्पतिक जगत से हमारा 2 ही रेशा निकल कर आता है, लिनन और कपास, ठीक? इनकी विशेषताएँ। अच्छा ज़रा आप ये बताइए कि कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? लाल, पीली, काली, नीली, भूरी जैसी भी हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और थोड़ा आलस्यपन से बाहर निकलिए। आप लोग क्लास को ना तो शेयर करते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना ही आप जो है कमेंट करते हैं। तो अब क्या बोले हम आपसे? मतलब आपको शर्म भी नहीं आती है कि कम से कम जो 4-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके जवाब दे दिए जाएँ। बड़ी अजीब बात है। मतलब आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कोई कितना भी कर ले। अब बताइए 24 आवर्स बीत जाते हैं, आपके व्यूज़ जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो क्या इतनी मेहनत इसी के लिए किया जा रहा है? या आपको लगता है कि अभी भी आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे? हालाँकि अभी डेट तो नहीं आई, लेकिन फिक्स डेट नहीं आई है, फिर भी आप ये मान के चलिए कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि 30-31 जुलाई को आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। क्या है? संभावना है। हम 100% नहीं कह रहे हैं कि हो जाएगा और ना ही हम ये कह सकते हैं कि नहीं होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है और हमें पता कहाँ से होगा? जब आपके पास नोटिस आएगी तभी तो आपको पता चलेगा और तभी हमको भी पता चलेगा। हमारे वहाँ रिश्तेदार थोड़ी ना बैठे हैं कि हमको बता देंगे एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा। तो अगर आप इस वजह से डिमोटिवेट हो रहे हैं कि जो है हम पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें?
जैसे कि अभी जब लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास दिया था, हालाँकि बीच में मैंने आपको क्लास बंद कर दिया था, तो किसी बच्चे ने कहा कि आप क्लास क्यों दे रही हैं? क्यों दे रही हैं कि क्या मतलब हो गया? ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बता दीजिएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीजीटी की ही तैयारी कर रहे हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं? ज़रा आज मैं आपको टेलीग्राम पे एक पोल करवाऊँगी अभी दोपहर के आस-पास, तो ज़रा उसमें एक बार आप लोग पोल करना तो कि कितने लोग ऐसे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपी टीजीटी के भरोसे बैठे हैं। उनको ना तो बिहार में एग्ज़ाम देना है, ना उनको राजस्थान में देना है, ना ही उनको झारखंड में आई हुई वैकेंसी से कोई मतलब है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपी टीजीटी ही देना है। तो पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि आपके वहाँ पर क्विज़ भी होती रहती है। हालाँकि अभी कुछ दिनों से हमारी क्विज़ की जो टाइमिंग है, वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया है, तो कभी-कभी हमारी क्विज़ मिस भी हो जाती है। बट कोशिश यही रहती है कि आपको हर दिन क्विज़ प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक? चलिए, अब आज जो आपका पोल आएगा, उसके हिसाब से कल हम बात करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 90 पर। कौन सा विटामिन, प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में शामिल है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी6 या फिर विटामिन के। तो ये जो हमारा विटामिन बी6 होता है, ये मुख्य तौर पर आपके प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायता करता है। बाकी आपको पता ही है कि कोएंजाइम की तरह हर विटामिन काम करता है। तो ऐसे में जैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर किसके बारे में स्पेशली पूछा जा रहा है। तो जो आपके प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में शामिल विटामिन है, तो विटामिन बी6 आपका आ जाता है, ठीक? बाकी सारे के सारे एंजाइम थोड़ी बहुत हेल्प करते ही करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 91 पर। निम्न में से स्टेरॉयड हार्मोन है, कौन-सा है? क्या एंड्रोजन है? क्या टेस्टोस्टेरोन है? प्रोजेस्टेरॉन है या फिर सभी? तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये आपका स्टेरॉयड हार्मोन है, ये तीनों आ जाते हैं। एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये तीनों के तीनों आपके स्टेरॉयड हार्मोन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। चावल में पाया जाने वाला प्रोटीन आर्जिनिन का स्वाद होता है। यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, क्या कि चावल में पाया जाने वाला प्रोटीन आर्जिनिन है, जिसका स्वाद होता है मीठा, खट्टा, नमकीन या फिर कड़वा। तो आप कहेंगे इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। बाल रोग चिकित्सा केंद्र स्थित है। ये जो आपका बाल रोग चिकित्सा केंद्र है, ये कहाँ स्थित है? अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आई थिंक 1 या 2 ही लोगों का कमेंट आया था। बाकी लोग कहाँ रहते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हमने ये तो कितनी बार कम्युनिटी पोस्ट पर ही चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। अभी 2 दिन पहले ही हमने वापस से कम्युनिटी पोस्ट पर ये क्वेश्चन डाला था। ठीक? चलिए, तो बाल रोग चिकित्सा केंद्र जो स्थित है, क्या ये दिल्ली में है, मुंबई में है, मद्रास में है या फिर पंजाब में है? तो कहेंगे आप कि ये मद्रास में है आपका। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। फाइनोडर्मा तब दृष्टिपात होता है जब वसा की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है, दोनों की होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब आपके शरीर में विटामिन ये विटामिन ए और वसा इन दोनों की कमी होती है तब भी आपको फाइनोडर्मा देखने को मिलता है। बाकी अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप उपरोक्त दोनों चुन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा फैट पर जाइएगा। फैट की कमी से आपको क्या देखने को मिलता है? फाइनोडर्मा देखने को मिलता है। ठीक? बाकी यहाँ पर आपके पास उपरोक्त दोनों है तो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वाशियोरकर किस भाषा का शब्द है? क्या ये लैटिन भाषा का है, ग्रीक का है, अफ्रीकन है या फिर फ्रांस से है?
तो वैसे हमारे समानतः 2 ही भाषा के शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक लैटिन, एक ग्रीक। लेकिन जो हमारा क्वासियोरकर है, क्वासियोरकर शब्द आपका अफ्रीकन भाषा का शब्द होता है। कहाँ का होता है? अफ्रीकन भाषा का शब्द होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से घर के वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कौन सा? क्या योजना बनाना है, आय बढ़ाना है, बजट बनाना है या फिर व्यय को कम करना है? तो आप कहेंगे व्यय को कम करना कोई लॉजिक नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर घर में आपको घर के वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका बजट होता है। बजट क्या करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बजट के अकॉर्डिंग आप अपनी आय बढ़ाएँगे, अपने व्यय को कम करेंगे। मतलब आय व्यय में आप तभी सही संतुलन कर पाएँगे जब आप बजट तैयार करेंगे, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। अमेरिकी कपास की लंबाई होती है, जो हमारी अमेरिकी कपास है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 इंच, 3 इंच, 8 इंच या फिर 10 इंच होती है? तो आप कहेंगे अमेरिकी जो कपास होता है, उसकी लंबाई आपकी 3 इंच होती है। कितनी होती है? 3 इंच होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पर। भुखमरी से मुक्ति अभियान किसके द्वारा चलाया गया? क्या ये डब्ल्यूएचओ ने चलाया? क्या ये फाओ ने चलाया? क्या ये यूनिसेफ ने चलाया? या फिर ये आपके डब्ल्यूटीओ ने चलाया? तो जो भुखमरी से मुक्ति है, ये अभियान तो चलाया था आपके फाओ ने। आप हमें ये बताइए, बड़े ही शर्म की बात है, मैंने कई दिन आपसे फुल फॉर्म पूछे लेकिन आपने फुल फॉर्म नहीं बताए। आज मैं आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि इन चारों की स्थापना कब हुई? बाकी इसका राइट आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका फाओ हो जाएगा। फाओ जो है ये भुखमरी से मुक्ति अभियान इसी के द्वारा चलाया गया था। तो आप हमें फाओ, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और डब्ल्यूटीओ का क्या पूछा था मैंने? स्थापना कब हुई थी यही शायद पूछा था या हेडक्वार्टर पूछा था? जो भी पूछा था वही बता देना। एक ही क्वेश्चन पूछा था मैंने, एक ही बता देना, ठीक? अगर अब मैं खुद ही भूल गई कि मैंने क्या पूछा है तो चाहे आपकी मर्ज़ी हो तो हेडक्वार्टर बता देना, आपकी मर्ज़ी हो तो स्थापना बता देना। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पर। आईसीसीडब्ल्यू आईसीसीडब्ल्यू की स्थापना कब हुई? 1960 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1980 में? तो जो आईसीसीडब्ल्यू की स्थापना हुई वो 1952 में हुई। ज़रा इसके फुल फॉर्म हमें बताइएगा और इसका हेडक्वार्टर। सारी चीज़ें हमने आपको रिवाइज़ करवा रखी हैं, हमने थियरी के माध्यम से चीज़ों को देख रखा है, हमने प्रैक्टिस के माध्यम से देख रखा है। तो उम्मीद है कि अब तो चीज़ें आपको याद हो ही गई होंगी। अगर नहीं याद हैं, तो रिवीज़न करने की आवश्यकता है, ठीक? बाकी आईसीसीडब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका फुल फॉर्म क्या है, एक बार ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है सीएफटीआरआई की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई, 1950 में हुई, 1955 में हुई या फिर 1968 में हुई? तो जो आपका सीएफटीआरआई है, इसकी स्थापना तो हुई थी 1950 में, लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या है, आपको सीएफटीआरआई की स्थापना कहाँ हुई? साथ ही साथ सीएफटीआरआई का फुल फॉर्म कहाँ है? ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक? ये हमने अपने इस प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। चलिए बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्या कह रहा है? निन को कुनूर से हैदराबाद कब स्थानांतरित किया गया? ये जो आपका निन है, निन की जो पहले स्थापना हुई थी वो कुनूर में हुई थी। कुनूर शोध प्रयोगशाला के नाम से इसकी स्थापना कुनूर में हुई थी, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ पर? हैदराबाद में। तो आपसे पूछा जाए कि निन का जो
हेडक्वार्टर है कहाँ है, तो आप बताएँगे हैदराबाद में है, लेकिन लगे हाथ आप हमें सबसे पहले तो बता ही दीजिए कि इनका फुल फॉर्म क्या है। बाकी अगर हम इसके स्थानांतरण की बात करें तो क्या ये 1955 में हुआ, 1959 में हुआ, 1968 में हुआ या फिर 1970 में हुआ? तो आप कहेंगे कि ये जो इनका अदला-बदली हुआ था यानी कि स्थानांतरण हुआ था वो 1959 में हुआ था। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 पर। आईसीएमआर की स्थापना कब हुई? आईसीएमआर की स्थापना कब हुई? क्या ये 1909 में हुई, 1911 में हुई, 1915 में हुई या फिर 1960 में हुई? तो जो आईसीएमआर है, सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसका फुल फॉर्म बताएँगे और कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ फुल फॉर्म हमें बताइएगा। आईसीएमआर की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। आईआरईए आईआरईए का नाम बदलकर आईसीएमआर कब कर दिया गया? अभी-अभी आपने आईसीएमआर का फुल फॉर्म तो अभी तक लिख ही दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। बाकी मेरी उम्मीदों पर पानी फेरने में आप ज़रा भी कसर नहीं करते हैं। फिर भी क्या करें, उम्मीदें हैं तो आ ही जाती हैं। तो अगर आपने आईसीएमआर का फुल फॉर्म लिख दिया है, तो लगे हाथ आप आईआरईए का फुल फॉर्म भी लिख दीजिए। बाकी अगर हम बात करें इनको बदल कर आईसीएमआर कब किया गया? क्या 1930 में किया गया, 1940 में किया गया, 1950 में किया गया या फिर 1955 में किया गया? तो जो आपका आईआरईए है इसका नाम बदलकर जो आईसीएमआर किया गया वो 1940 में किया गया। ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है सीएसडब्ल्यूबी की स्थापना कब हुई? आज आपको ये सारे फुल फॉर्म बताने हैं। सीएसडब्ल्यूबी की स्थापना कब हुई? क्या ये 1960 में हुई, 1950 में हुई, 1953 में हुई या फिर 1968 में हुई? तो ये जो आपका सीएसडब्ल्यूबी है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप हमें बताएँगे ही बताएँगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं और आप हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरिएगा। बात कर रहे हैं अगर हम सीएसडब्ल्यूबी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। बारिश वैसे भी बहुत हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, फिर भी बारिश कभी-कभी हो जाती है, तो आपको पानी फेरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने उँगलियों को तकलीफ देते हुए बस कमेंट बॉक्स में ये फुल फॉर्म ज़रूर छाप दीजिएगा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। आईसीएआर की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई, 1955 में हुई, 1929 में हुई या फिर 1940 में हुई? तो ये जो आपका आईसीएआर है, काम तो आपके लिए बढ़ ही गया। क्या इसका फुल फॉर्म बताने का? तो जो आईसीएआर है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 पर। यूनेस्को यूनेस्को किन क्षेत्रों में कार्य करता है? शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में और आपके सभी में। तो हमें पता है ना कि जो हमारा यूनेस्को है इसका मेन काम यही 3 क्षेत्रों में होता है। इसके फुल फॉर्म में ही है क्या? इसके फुल फॉर्म में ही है आपका एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये इन तीनों क्षेत्रों में ही कार्य करता है। तो आपका ये जो आपका क्या हो गया? ये जो इसके कार्य क्षेत्र हैं ये तीनों ही आ जाते हैं, शिक्षा, संस्कृति और आपका वैज्ञानिकता। ठीक? यूनेस्को का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। 3 तो आपके हो ही गए, ओ और आपका यूएन को बताना है। 107 है आपका बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम बात करें, तो बाढ़, भूकंप जैसे आपदाओं में तुरंत सहायता पहुँचाने वाली संस्था है, कौन है? यूनिसेफ है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, आईआरसीएस है। तो आप कहेंगे यूनिसेफ जो है हमारा ये तो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए काम करता है। यूनेस्को अभी-अभी हमने देखा कि इनका कार्य 3 क्षेत्रों में होता है, शिक्षा, संस्कृति और आपके वैज्ञानिकता। डब्ल्यूएचओ इसका संबंध तो स्वास्थ्य से होता है,
लेकिन जब हम बात करते हैं बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं में तुरंत सहायता पहुँचाने वाली संस्था है, तो वो आपका आईआरसीएस है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है हमारी, ये तुरंत सहायता पहुँचाती है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे आईआरसीएस है, तो इसमें आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी आता है और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी भी आता है। तो जो आपका ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, वो 1919 में हुई थी। जबकि जब हम बात करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की, तो वो 1920 में की गई थी। ठीक? तो उम्मीद है कि ये जो आईआरसीएस है, हालाँकि ऐसा फुल फॉर्म आपका आना तो नहीं चाहिए, एक ही होगा, चाहे आपका इंडियन होगा, चाहे आपका इंटरनेशनल होगा। अगर दोनों दिया है तो उपरोक्त दोनों होगा आपका, ठीक? बाकी आप अभी तक तो यूनिसेफ और यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ इन सब के फुल फॉर्म लिख चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रही हूँ। बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन नंबर 108 पर। आईआरसीएस की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई, 55 में हुई, 52 में हुई या फिर 20 में हुई? तो अभी-अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी, जबकि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1919 में हुई थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है या फिर आपका इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है? तो आप कहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये हमारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, क्योंकि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो हमारा 1920 में स्थापित किया गया था। ये बाढ़ आपदा जैसे जो हमारे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनमें ये तुरंत राहत पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 109। कह रहा है सेवा, ज़रा इसका फुल फॉर्म भी बताइएगा। सेवा की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई, 1966 में हुई, 1955 में हुई या फिर 1972 में हुई? तो अगर आपको याद हो, अच्छा चलो ये बताइए कि सेवा का संबंध किससे है? मेधा पाटकर से है, इला भट्ट से है, अरुणा राय से है, किससे है? सबसे है, किससे है? जब हम बात करते हैं सेवा की स्थापना की, तो जो सेवा की स्थापना हुई थी वो आपकी 1972 में हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। सेवा ने सेवा बैंक की शुरुआत की थी। सेवा जो है ये महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया एक कह सकते हैं क्या था? तो ये महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था और इन्होंने महिलाओं ने मिलकर एक सेवा बैंक की स्थापना की थी, जिसमें लगभग 40,000 महिलाएँ थीं। 40,000 थी या 4,000 थी? अ, 40,000 थी या 4,000 थी? आई थिंक 40,000 थी। तो सबने 10-10 रुपए मिलाकर इस सेवा बैंक की स्थापना की थी। आपको बताना है स्थापना हुई कब थी? 1977 में, 75 में, 72 में या फिर 74 में? तो आपको याद होगा कि ये जो इन्होंने स्थापना की थी सेवा बैंक की, वो 1974 में की थी। 1972 में तो इसकी स्थापना ही हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 111। पेप्टिक अल्सर के उपचार के लिए मुख्यतः किस आहार की व्यवस्था की जाती है? सिप्पी आहार की, लैनहार्ट आहार की, दोनों की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर में हम सिप्पी आहार और लैनहार्ट आहार की व्यवस्था करते हैं। किसकी? सिप्पी आहार और लैनहार्ट आहार की व्यवस्था करते हैं, यानी कि उपरोक्त दोनों आपका राइट हो जाएगा। कुछ आहार से संबंधित चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। अदरवाइज़ नहीं याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ आहार से संबंधित हमने डिस्कस तो किया है, बट किस में किया है यही नहीं मुझे याद आ रहा है कि क्या जो हमने न्यूट्रिशन साइंस का प्रैक्टिस एक टॉपिक वाइज़ किया था उसमें डिस्कस किया है, या ऐसे ही हमने रैंडम में कभी भी ले लिया है। तो अगर आप चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कहाँ है। बात करते हैं अगर अगले क्वेश्चन नंबर 112 की। चीज़ों को आपको रिवाइज़ करवाना है तो मैं एक बार ज़रूर अभी आपके जो जैसे आहार से संबंधित चीज़ें हैं उनके बारे में, जैसे पकाने की विधियाँ होंगी, इन सब के बारे में अभी हमें थोड़ी-थोड़ी बातें डिस्कस करनी है। तो जैसे-जैसे हमारा मॉडल पेपर बढ़ता जाएगा, चीज़ें उसमें आपकी इंक्लूड होती चली जाएँगी। बात
करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। तो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक हैं। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारकों में क्या शामिल है? क्या ये आपकी निर्धनता आती है या आपका अज्ञानता आ जाता है या सामाजिक प्रथाएं आ जाती हैं, मान्यताएं आ जाती हैं या फिर सभी? तो आप कहेंगे कि व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, सारे कारक ज़िम्मेदार हैं। निर्धनता भी है, अज्ञानता भी है, सामाजिक मान्यताएँ भी हैं, तो ये सारे के सारे आपके व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से पैर की हड्डी है, स्टेपीज़ है, पिशिफॉर्म है, स्टर्नम है या फिर टिबिया है? आप कहेंगे कि जो पैर की हमारी हड्डी है वो क्या है? वो हमारी टिबिया होती है। टिबिया क्या है? तो टिबिया आपके पैर की हड्डी होती है। स्टेपीज़ आपके शरीर की सबसे छोटी यानी कि आपके कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 114 पर। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग होता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ज़रा आप बताएँगे कि हीमोग्लोबिन जो है ये किस प्रकार का आपका प्रोटीन होता है? क्या ये सरल प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है या फिर व्युत्पन्न प्रोटीन है? तो जो हीमोग्लोबिन है वो आपका एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन होता है। इसके कारण जो रुधिर का रंग होता है वो हल्का लाल, हल्का पीला, हल्का गुलाबी या फिर लाल होता है। तो आप कहेंगे इसकी वजह से जो ब्लड का रंग है वो रेड होता है, लाल होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। सोते समय श्वसन की दर होती है। जब आप सो रहे हैं तो उस समय आपकी श्वसन की दर कैसी होती है? सबसे अधिक होती है, सामान्य होती है, असामान्य होती है या फिर सबसे कम होती है? तो आप कहेंगे कि सोते समय जो हमारी श्वसन दर होती है वो सबसे कम होती है। क्या होती है? तो सोते समय जो हमारी श्वसन दर होती है वो सबसे कम होती है। आपने देखा होगा जैसे जब आप सो रहे हैं तो बड़े आराम से आप साँसें लेते हैं। लेकिन वहीं आप दौड़ कर आइए, अभी कोई काम करके आइए, देखिए आप कितनी लंबी-लंबी, जल्दी-जल्दी साँसें लेने लगते हैं। ठीक? तो सोते समय आपका जो श्वसन दर होता है वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले लगे हाथ आप हमें ये बता दीजिए कि क्या पूछने वाली थी मैं? पता नहीं कौन-सा क्वेश्चन पूछने वाली थी। ख़ैर कोई बात नहीं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। क्या क्वेश्चन पूछने वाली थी मैं आपसे? देखिए एकदम से दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, आप एक क्वेश्चन के आंसर देने से बच चुके हैं। बात करते हैं 3D बीमारी किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो क्या ये थायमिन की कमी से होता है? क्या ये राइबोफ्लेविन की कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है या फिर नियासिन की कमी से होता है? आपको पता है कि जो 3D हमारा 3DS रोग होता है, ये किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये भैया आपका होता है नियासिन की यानी कि विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग होता है। ज़रा आप हमें 3DS का फुल फॉर्म बता दीजिए कि 3DS में आपका क्या-क्या आता है? ठीक? बाकी आपको पता है कि विटामिन बी3 की कमी से आपका क्या होता है? विटामिन बी3 की कमी से आपका ये पेलाग्रा होता है। थायमिन की बात करें यानी कि विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। राइबोफ्लेविन यानी कि इससे संबंधित ये आपके जैसे जो आपके चिलोसिस वगैरह हो जाते हैं, विटामिन बी2 की कमी से ही होते हैं। बाकी प्रोटीन का काम आपको पता ही है कि टूट-फूट की मरम्मत करना है, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एनर्जी देना और जो फैट होता है उसका काम होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर को ये जो वाटर है इन सबको मेंटेन करके रखना और जो हमारे कोमल अंग हैं उनकी सुरक्षा करना, ठीक? तो 3D में क्या-क्या आता है ज़रा एक बार बताइएगा? हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है, क्या होता है? क्या मात्रात्मक परिवर्तन है? क्या गुणात्मक परिवर्तन है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हरलॉक के अनुसार जो इन्होंने विकास का अर्थ बताया वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है। किस प्रकार के जल में साबुन में झाग अधिक आता है?
क्या अशुद्ध जल में आता है, वर्षा के जल में आता है, शुद्ध जल में आता है या फिर नदी के जल में आता है? तो जो आपका साबुन में सबसे ज़्यादा झाग आता है, वो आपके शुद्ध जल में आता है। हमारा जल जितना ज़्यादा शुद्ध होगा, उसमें झाग उतना ज़्यादा आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 119 है। बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया आधारभूत तंत्र है। क्या किंडरगार्टन है, मारथंडम योजना है, मतलब मारथंडम है, नई तालीम है या फिर भूदान आंदोलन है? तो भूदान आंदोलन के बारे में आई थिंक आपने इसी प्रैक्टिस सेशन में कल के पार्ट में देखा था, जिसका संबंध विनोबा भावे से था। ठीक। मारथंडम योजना की शुरुआत कब हुई, एक बार आप हमें बताइएगा। साथ ही साथ किंडरगार्टन जो आपका शुरू हुआ था, ये किसने शुरू किया गया था? बाकी जब हम बात करते हैं वयस्कों और बच्चों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया आधारभूत जो तंत्र था, वो आपका नई तालीम थी। नई तालीम का संबंध आपके महात्मा गांधी से है। ठीक, इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं, तो उम्मीद है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120 यानी कि 120 है। गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग उदाहरण है। क्या जीव संचरण के हैं, दूषित भोजन संचरण के हैं, वायु संचरण के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि गलसुआ हो गया, चेचक हो गया, फेफड़े का क्षय रोग हो गया, ये सारे क्या होते हैं? वायु संचरण से होने वाले रोग होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 121 है आपका। व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि है। उनको जला देना, गड्ढे में फेंक देना, नालियों में फेंक देना या फिर खाद बनाना। तो व्यावसायिक स्तर पर अगर हम कूड़ा करकट की बात करते हैं, तो जो इसका सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है कि आप खाद बना लें इसका। जो हमारे कूड़ा करकट होते हैं उनका हम क्या कर लें? खाद बना लें। अगला क्वेश्चन है 122 है। यदि ली गई मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है तो उसे कहते हैं। यानी कि अगर आपने पानी को ज़्यादा लिया है, निष्कासित कम किया गया है, तो ये किस प्रकार का आपका जल संतुलन कहलाता है? क्या ये सामान्य जल संतुलन है, ऋणात्मक जल संतुलन है, धनात्मक जल संतुलन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आप जब पानी ज़्यादा लेते हैं, निकालते कम है, तो ये आपका धनात्मक जल संतुलन होता है। इसके विपरीत अगर आपने पानी कम लिया है, निकाला ज़्यादा है, तो वो आपका ऋणात्मक जल संतुलन होगा। और अगर आप जितना ले रहे हैं, उतना निकाल रहे हैं, तो ये आपका सामान्य जल संतुलन के अंतर्गत आता है। जल संतुलन में आपने यही 3 प्रकार पढ़ रखे हैं, राइट? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 123 पर। किसी भी चीज़ को छूने पर या देखकर जो हमें आभास होता है उसे कहते हैं नमूना कहते हैं, रेखा कहते हैं, आकार कहते हैं या फिर बनावट कहते हैं। आपने कला के तत्व पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? आपने कला के तत्व पढ़े हैं। उन तत्वों में 7 तत्व होते हैं। सातों तत्व में एक आपका होता है टेक्सचर अर्थात पोत, जो आपको ये बताता है कि कोई भी चीज़ छूने में कैसी है। कुरकुरी है, नरम है, कड़ी है, ऐसे जैसे आपका मतलब छूने पर कोई चीज़ आपको क्या आभास दिला रहा है, तो वही आपका टेक्सचर होता है, वही आपका पोत होता है, उसी को हम बनावट भी कहते हैं, ठीक? और ये आपके कला के तत्वों में से एक है। हालाँकि यहाँ पर जो 4 आपको दिए गए हैं, ये चारों नमूना, रेखा, आकार, बनावट, ये 4 के चारों आपके क्या होते हैं? 4 के चारों ही आपके कला के तत्व होते हैं। इसी में अगर आप रंग को समाहित कर लें और छाया को समाहित कर लें, यानी कि प्रकाश छाया को समाहित कर लें और एक आपका क्या बच रहा है? रंग, रेखा रेखा, नमूना, आकार, बनावट, प्रकाश, छाया और एक आपका क्या बच रहा है? ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। 124 कह रहा है जापानी पुष्प सज्जा की रेखाएँ हैं। सिन है, सो है, हाइकी हैं या फिर उपरोक्त सभी? आपको ये बहुत अच्छे से पता है ना कि जापानी पुष्प सज्जा में रेखाओं का बड़ा महत्व होता है और ये तीनों रेखाएं आपके जापानी पुष्प सज्जा की ही हैं। सिन
बड़ी रेखा होती है, सबसे बड़ी रेखा का मतलब है ये स्वर्ग को इंगित करती है। स्वर्ग, ऐसा मानना था जापानी लोगों का कि पुष्प की टहनी जितनी लंबी होगी हमारी बात भगवान तक उतनी जल्दी पहुँच जाएगी। सिन, ये आपके स्वर्ग को इंगित कर रहा है। सो, मानव को इंगित कर रहा है और हाइकी आपके पृथ्वी को इंगित करती है। तो यहाँ पर आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखा कि जापानी पुष्प सज्जा की रेखाएं हैं, तो आपने कहा तीनों हैं। इसमें कौन मनुष्य को, कौन पृथ्वी को और कौन स्वर्ग को इंगित कर रहा है, आपको बताना है। कि सबसे लंबी टहनी कौन सी है, ये आपको बताना है। कितने एंगल पर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। जापानी पुष्प सज्जा हो, जापानी सजावट हो, जापानी आपके ये कह सकते हैं वस्त्र हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, कहीं भी कभी भी टपक जाते हैं। बढ़ते हैं आज के इस मॉडल पेपर के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, कैसे करते हैं? क्या ये वायु के द्वारा प्रवेश करते हैं? क्या श्वसन मार्ग के द्वारा करते हैं? त्वचा तथा श्लेष्मिक मार्ग के द्वारा करते हैं या फिर इन सभी माध्यमों से करते हैं? तो अगर रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश करना है तो उसके लिए वो इन सभी माध्यमों से आ जाते हैं। चाहे आपका वायु के माध्यम से आ जाएँ, श्वसन मार्ग के द्वारा आ जाएँ, त्वचा और श्लेष्मिक मार्ग के द्वारा भी आ सकते हैं। तो रोगाणु शरीर में प्रवेश इन सभी माध्यमों से करते हैं, अर्थात आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक? ये था हमारा 125 का सीरीज़ और हमने इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन ही रखे थे। अगर चीज़ों आपको याद थी तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते थे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी सीरीज़ देखी, यानी कि कल के भी पार्ट को देखा, आज के भी पार्ट को देखा? अगर आपने देखा है तो ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए चलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक? और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए चलिएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अभी दोपहर में नहीं, अभी आपको 10-15 मिनट बाद आपको मिल जाएगा कहाँ पर? टेलीग्राम पर एक पोल मिलेगा जिसमें आपको ये बताना है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक? फिर मैं आपको कल एक बात बताऊँगी, मतलब ये सीक्रेट है। कल हम क्या बात बताएँगे वो कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप में से जिन लोगों को भी अभी टेलीग्राम नहीं मिला है, तो वो आपको हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। हालाँकि इस क्लास के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाकर यहाँ से टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। आपकी क्विज़ होती है तो आप उसे उसमें भी पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा जितने भी क्विज़ हो चुके हैं अभी तक, रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, कहीं-कहीं मिल सकते हैं, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बाकी आपके रिवीजन की दृष्टि से जो आपका ये क्विज़ होता है, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आपको क्विज़ ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक? तो उम्मीद है कि आप ज़रूर टेलीग्राम से जुड़े होंगे। क्विज़ की टाइमिंग अभी आपकी फिक्स नहीं है, बट कोशिश यही रहती है कि आपकी हर दिन क्विज़ करवा दी जाए। और जैसे यहाँ पर आप जो क्वेश्चन करते हैं, जो आप क्विज़ में चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं, इसके साथ-साथ अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर रखी हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका टेक्सटाइल हो गया, आपने एक ही बार पढ़ा है। आपने फिजियोलॉजी हो गया, हालाँकि दूसरी बार पढ़ रहे हैं। और आपने न्यूट्रिशन साइंस, आपका कितना लंबा टॉपिक है। तो इन सब चीज़ों को आप बार-बार रिवाइज़ करिए। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि नया पढ़ने के चक्कर में जो पुराना आपने पढ़ा है वो भी आपका छूट जाए। तो पुराने को याद रखने का बेहतरीन तरीका है रिवीजन करना। बेहतरीन क्या, यही एक तरीका ही है आपको चीज़ों को याद करने का। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपने कोई न कोई प्रैक्टिस सेट वग़ैरह तो ले ही रखा होगा। प्रैक्टिस सेट वग़ैरह आप लगा ही रहे होंगे और अपनी तैयारी को तो धार दे ही रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि जो भी आपकी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं आपने उनको ज़रूर देखा होगा। ठीक? अगर नहीं देखा है तो अभी भी आपके पास समय है, 1 महीने का पूरा-पूरा समय है। आप अच्छे से जाकर चीज़ों को देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं।
अ, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो क्लास आपकी ऊपर-नीचे हो जाती है। वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर ही देती हूँ, बट अगर आप नोटिफ़िकेशन ऑन करके रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं झारखंड में टीजीटी के लिए, हालाँकि अपने यहाँ जो होता है वो 9th टू 10th के लिए टीजीटी होता है और 11 टू 12 के लिए जो होता है वो पीजीटी होता है। लेकिन झारखंड में आपके 9 से 12 तक के लिए जो आपका टीजीटी का पोस्ट आया है, अगर आप उस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अपनी तैयारी को आप दिशा देते रहिए। बाकी उसमें आपका जीएस का भी पोर्शन होता है। किसी दिन हम उसके भी सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। हालाँकि उसमें जीएस का पोर्शन है, 100 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन आपका जीके, जीएस ये आपका हिंदी वगैरह का आना है। तो उसमें आपका वो इंक्लूड नहीं होगा, बट आपको पासिंग मार्क उसमें लाना बहुत ज़रूरी है। 200 यानी कि 100 क्वेश्चन है और आपको उसमें से 33% लाना अनिवार्य है, ठीक? तभी आपकी जो मेन कॉपी है वो चेक की जाएगी। बाकी इससे संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, किसी दिन हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ एक छोटी-सी क्लास रख लेंगे जिसमें हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक? तो आप में से अगर जो लोग भी झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी इन चीज़ों को देखते रहें, रिवीजन करते रहें, सारी चीज़ें नहीं बदलती हैं, कुछ चीज़ें बदलती हैं, ठीक? चलिए, बाकी बिहार वाले तो तैयारी कर ही रहे हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। अगर आपका मन ना हो तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरा मन नहीं होता है तब भी मैं बढ़ाती हूँ आपके साथ में लगी रहती हूँ। तो आपको भी क्या करना है, चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए चलना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहना है। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में फिजियोलॉजी के साथ में। फिजियोलॉजी का टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा श्वसन तंत्र। एक लेंथी टॉपिक है जिसको हमें पढ़ने में समय लगेगा, क्योंकि इस बार हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं जिनको हमें पढ़ना है। पिछली बार हमने कृत्रिम श्वसन वगैरह के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन ज़रूरी हो गया, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस बार हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, और जिन्होंने भी पुरानी अगर नोट्स बनाई हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसी में आप अपना एक अलग से पेपर ऐड कर सकते हैं और चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक अलग से कॉपी में आप कहीं न कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। चीज़ें आपको सारी पढ़नी है, तो रिवीजन तो आपको करना ही करना है। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।